नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के एक ऐसे राजवंश की जिसने मगध के शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन ये कहानी सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जहां सत्ता की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो पिता और पुत्र के रिश्ते को ही पिघल जाती है। तो चलिए जानते हैं हर्यक वंश की इस रक्त रंजित कहानी को। इससे पहले कि हम किरदारों और तारीखों की गहराइयों में उतरें, एक सवाल पर सोचते हैं। क्या एक महान साम्राज्य की नींव अपने ही पिता के खून से रखी जा सकती है? और अगर ऐसा हो भी जाए तो उस साम्राज्य का भविष्य कैसा होता है? यही वो मुश्किल सवाल है जो हर्यक वंश की पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो इस सफर में हम सबसे पहले समझेंगे कि मगध क्या था, फिर मिलेंगे इसके पहले महान राजा बिंबिसार से, जिनके लंबे शासन ने एक मजबूत नींव रखी। लेकिन फिर कहानी एक बहुत ही गहरा और हिंसक मोड़ लेगी जब मंच पर आएंगे उनके ही बेटे अजातशत्रु। हम देखेंगे कि कैसे उसने साम्राज्य को और बड़ा बनाया, और अंत में जानेंगे कि इस वंश की यह खूनी विरासत आखिर थी क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्यक वंश की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस जगह को समझना होगा जहां ये सब कुछ हुआ, यानी मगध। देखिए, हर्यक वंश के आने से बहुत पहले से ही मगध एक ताकतवर राज्य था। इसका जिक्र तो महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी मिलता है। इसकी जो पुरानी राजधानी थी वो थी गिरिव्रज, और यहां जरासंध जैसे बड़े बड़े राजाओं का शासन रह चुका था। मतलब मगध की धरती के लिए सत्ता का संघर्ष कोई नई बात नहीं थी। लेकिन हमारी कहानी में असली मोड़ आता है 544 ईसा पूर्व में, जब मगध की गद्दी पर एक ऐसा राजा बैठा जिसने इस राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना देखा था, और उसने मगध और भारत दोनों का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये थे राजा बिंबिसार, जिन्हें श्रेणिक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने सिर्फ वंश की स्थापना ही नहीं की, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा सुरक्षित राजधानी बनवाई, राजगृह। ये एक ऐसा शहर था जो पहाड़ियों से घिरा एक किले जैसा था। ये एक बहुत ही शानदार रणनीतिक कदम था जिसने मगध को जबरदस्त स्थिरता दी। लेकिन बिंबिसार की सबसे बड़ी खासियत उनकी तलवार नहीं, बल्कि उनकी समझदारी थी। उन्होंने अपना साम्राज्य खून खराबे से नहीं, बल्कि कूटनीति और सही फैसलों से खड़ा किया। उनका शासनकाल मगध के लिए एक शांत और स्थिर दौर था। पूरे 52 साल, ये उस दौर के हिसाब से एक असाधारण रूप से लंबा शासन था। जरा सोचिए, आधी सदी तक एक ही राजा का राज। इसने मगध को वो मजबूत नींव दी जिसकी उसे आगे चलकर बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? उनकी रणनीति बहुत चतुर थी। एक तरफ उन्होंने शादी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया और कौशल, लिच्छवी और मद्र जैसे शक्तिशाली राज्यों से रिश्ते जोड़े। और दूसरी तरफ जहां दोस्ती से बात नहीं बनी, वहां उन्होंने अपनी सेना का इस्तेमाल किया, जैसे अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया। इन सभी नीतियों का नतीजा क्या निकला? एक विशाल साम्राज्य जिसमें लगभग 80,000 गांव शामिल थे। ये आंकड़ा ही उनके शासन की भव्यता और उसके पैमाने को बताने के लिए काफी है। बिंबिसार सिर्फ एक चतुर शासक ही नहीं थे, वो गौतम बुद्ध के समय में थे, और ना सिर्फ उनसे मिले बल्कि उनके सबसे बड़े संरक्षकों में से एक बने। उन्होंने अपना वेलुवन नाम का बगीचा बुद्ध और उनके संघ को दान कर दिया था, जो बौद्ध इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। लेकिन इस शांति और समृद्धि की कहानी में एक बहुत ही भयानक शब्द सामने आता है, पितृहंता, यानी अपने ही पिता का हत्यारा। और बस यहीं से कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार के ही बेटे अजातशत्रु ने सत्ता के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे वंश के चरित्र को ही बदल कर रख दिया। बिंबिसार का ही बेटा अजातशत्रु, जिसे कुणिक भी कहते थे, सिंहासन के लिए इतना बेचैन था कि उसने अपने उसी पिता की हत्या कर दी जिसने उसे सब कुछ दिया था। कहते हैं कि इस काम के लिए उसे बुद्ध के ही चचेरे भाई देवदत्त ने भड़काया था। बस इसी एक घटना ने हर्यक वंश पर हमेशा के लिए पितृहत्या का दाग लगा दिया। सिंहासन भले ही उसने खून से हासिल किया हो, लेकिन अजातशत्रु कोई कमजोर राजा नहीं था। असल में वो अपने पिता से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी निकला। बस फर्क इतना था कि उसका रास्ता दोस्ती का नहीं, सिर्फ और सिर्फ युद्ध का था। उसकी आक्रामकता का अंदाजा आप उसके हथियारों से ही लगा सकते हैं। उसने लिच्छवियों के खिलाफ 2 नए और खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए।
पहला था महाशिलाकंटक, जो बड़े बड़े पत्थर फेंकने वाली एक विशाल मशीन थी, और दूसरा था रथमूसल, यानी तेज धार वाले ब्लेड से लैस एक खतरनाक रथ। ये उस जमाने के टैंक ही समझ लीजिए। उसके राज में कई बड़ी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग घटनाएं हुई। एक तरफ उसने अपने मंत्री वस्कार के साथ मिलकर लिच्छवियों में फूट डाली और उन्हें हरा दिया, तो दूसरी तरफ उसी के शासनकाल में इतिहास की दो महान आत्माओं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। लेकिन जो कहानी हिंसा से शुरू होती है, उसका अंत कैसा होता है? जिस हिंसा के दम पर अजातशत्रु राजा बना, वही हिंसा अब पूरे वंश की किस्मत लिखने वाली थी। ये तालिका पिता और पुत्र की कहानी को साफ साफ दिखाती है। एक ने कूटनीति अपनाई, दूसरे ने युद्ध। एक ने 52 साल राज किया, दूसरे ने 32 साल। लेकिन आखिरी लाइन पे गौर कीजिए, अंत दोनों का एक ही जैसा हुआ। दोनों अपने ही बेटे के हाथों मारे गए। जिस हिंसा का चक्र अजातशत्रु ने शुरू किया था, वही चक्र घूमकर उसे ही निकल गया। 493 ईसा पूर्व में उसने अपने पिता को मारा, और ठीक 32 साल बाद 461 ईसा पूर्व में उसके अपने बेटे उदायन ने सिंहासन के लिए उसकी हत्या कर दी। जिस वंश की नींव पिता के खून पर रखी गई थी, उसका अंत भी अपने ही खून में डूबकर हुआ। और यहीं इस कहानी का सार छिपा है कि हिंसा से हासिल की गई सत्ता अक्सर और ज्यादा हिंसा को जन्म देती है, और अंत में खुद ही उसका शिकार हो जाती है। तो सवाल ये है कि क्या हिंसा का ये चक्र यहीं खत्म हो गया, या फिर हर्यक वंश ने आने वाले साम्राज्यों के लिए सत्ता हासिल करने का एक खतरनाक रास्ता तैयार कर दिया था? इसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढ रहा है।